हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर समीर यादव। चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस का पार्ट 5, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन और एजिशन में डिफरेंस क्या होता है। ये साउंड तो सिमिलर करते हैं लेकिन होते नहीं है सिमिलर, ठीक है। इसका हम डिफरेंस देखेंगे। देन हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसका मैंने ये डायग्राम बना रखा है कंप्लीटली। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्म कैसे होता है एक्चुअल में नेफ्रॉन के अंदर, ठीक है। और उसके अंदर हम नेफ्रॉन को भी पढ़ लेंगे डिटेल में। देन हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल किडनी, जो मतलब अगर किडनी फेल्योर का कंडीशन आ जाता है तो उस केस में क्या होता है, हेमोडायलिसिस होता है, तो हम उसको भी इसमें पढ़ेंगे, ठीक। देन एट द एंड हम लास्ट में पढ़ लेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में हम क्या पढ़ेंगे, जो प्लांट्स होता है वो क्या क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज आउट करता है, जस्ट आपको जानना है वो, ठीक है। उसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक। चलो इसको नोट डाउन करो टॉपिक को, देन हम पढ़ना स्टार्ट करें। चलिए अब देखते हैं एक्सक्रीशन। क्या एक्सक्रीशन क्या है। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो मेटाबॉलिक वेस्ट हमारा प्रोड्यूस होता है सेल के अंदर, उसको रिमूव करते हैं, दैट इज द एक्सक्रीशन, ठीक है। इसको हम डिफाइन करते हैं। क्या है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज अ बायोलॉजिकल, क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व करता है, इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी, ठीक है। बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन, ठीक। अब ये देखो, इसमें मेन आपको ये समझना पड़ेगा मेटाबॉलिक वेस्ट है क्या और कहाँ से कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। ये डेफिनेशन तो आप याद ही कर लो कि क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, क्या है, उसमें रिमूवल होता है मेटाबॉलिक वेस्ट का। तो इस मेटाबॉलिक वेस्ट को हम समझने से पहले हमें पढ़ना समझना पड़ेगा हमने अब तक क्या पढ़ा। देखो हमने अब तक क्या पढ़ा, हमने फूड कंपोनेंट को अपने इंटेक किया, तो उन न्यूट्रिशन में हमने क्या किया, फूड से एनर्जी ऑब्टेन की, जैसे जो कार्बोहाइड्रेट था उससे ग्लूकोज, प्रोटीन से अमीनो एसिड, ठीक है। न्यूट्रिशन में हमने इतना पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा उसके बाद रेस्पिरेशन। तो ये जो फूड था इसको हमने क्या किया, फिर एब्जॉर्ब करके स्मॉल इंटेस्टाइन में मान लो हमने अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो उससे वो हमने पढ़ लिया था ट्रांसपोर्टेशन में। फिर हमने क्या पढ़ा, हम सेल पे ये इसको ले गए, जैसे ग्लूकोज को ले गए, तो वहाँ पे क्या किया, इसका ब्रेक डाउन किया, वो क्या था, रेस्पिरेशन। तो जब ये ब्रेक डाउन हो रहा है तो वहां पे क्या होता है, वेस्ट सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, क्या, वेस्ट सब्सटेंस। तो उसी वेस्ट को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। तो उसी वेस्ट को हम किस प्रोसेस से रिमूव करते हैं, एक्सक्रीशन प्रोसेस से, ठीक है। तो चलिए मैं आपको मेटाबॉलिक वेस्ट पहले फील कराता हूं। देखो मेटाबॉलिक वेस्ट है क्या, ये तो समझ ही गए होंगे कि क्या है। मतलब जब सेल के लेवल पे जो ये जैसे ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, वेस्ट कुछ जनरेट होता है, उसी वेस्ट को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। तो लिखे मेटाबॉलिक वेस्ट को हम डिफाइन करेंगे क्या, मेटाबॉलिक वेस्ट आर अनयूजफुल सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस, ये कब प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी आपको नहीं समझ आ रही होगी, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कुछ है नहीं, जब जो ही ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो उसी के दौरान जो एक्टिविटी होती है उसी एक्टिविटी को बोलते हैं हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है। तो देखो जैसे प्रोटीन जो है, प्रोटीन मान लो आपने प्रोटीन लिया, तो प्रोटीन से क्या होता है, जब आपके न्यूट्रिशन मैकेनिज्म में जाता है तो उसमें क्या होता है, ये एमिनो एसिड में एब्जॉर्ब होता है, किसमें, एमिनो एसिड में, ठीक। फिर इसको ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म में आपको सेल के लेवल पे पहुंचा दिया गया, तो वहां पे क्या होगा, इसका होगा इस पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी, क्या होगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है। तो इसमें जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है तो इसमें क्या बनता है, नाइट्रोजनस वेस्ट। इससे एनर्जी भी ऑप्ट होती है, लेकिन क्या बनता है, उसके बाय प्रोडक्ट भी बनता है नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट। फिर ये नाइट्रोजनस वेस्ट ऐसे हम डायरेक्ट इसको रिमूव आउट नहीं कर सकते, तो इसको क्या किया जाता है, इसको हम भेजते हैं लीवर के पास। कहाँ भेजेंगे, लीवर के पास। लीवर क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, यूरिया में। किसमें कन्वर्ट कर देता है, यूरिया। हम यूरिया को एज अ
मतलब क्या कहते हैं, वेस्ट डायरेक्ट रिमूव आउट कर सकते हैं। तो इसको हम भेज देते हैं फिर किडनी के पास। कहाँ पे? किडनी के पास। फिर किडनी क्या करती है, इसको एज अ यूरिन के साथ इसको क्या करती है, एक्सक्रीट आउट कर देती है, ठीक है, थ्रू द यूरेथ्रा। ठीक, अभी जब हम फॉर्मेशन ऑफ यूरिन पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, ये तो मैंने आपको मेटाबॉलिक वेस्ट का फील दिया कि मेटाबॉलिक वेस्ट हो क्या रहा। जैसे अगर दूसरा कंपोनेंट हम ले लें ग्लूकोज को, देखो ग्लूकोज को क्या हो रहा था, ग्लूकोज को रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। तो ग्लूकोज क्या करता है, एक तरीके से ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, रिएक्शन के बाद क्या बनता है, CO2, वाटर और एनर्जी। यही हो रहा था ना एरोबिक रेस्पिरेशन में। अगर आपको नहीं समझ आ रहा था, आप मेरा लेक्चर प्रीवियस लेक्चर रिफर कर सकते हो, आई थिंक पार्ट 3 में था वो, ठीक है, रेस्पिरेशन। तो देखो इसमें क्या बना, ये क्या बना, ये मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। तो इस वेस्ट को भी हम कैसे रिमूव आउट करते हैं, एल्वुलाई तक ले जाते हैं, एल्वुलाई के थ्रू रिमूव आउट कर देते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है एक ही ऑर्गन से मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव होता है, अलग अलग ऑर्गन से भी रिमूव आउट होता है, ठीक है। तो हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं किसका, मेटाबॉलिक वेस्ट का। एग्जांपल्स ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। तो इस मेटाबॉलिक वेस्ट को या तो आप ये भी बोल सकते हो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। क्या है ये, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, या बोलो मेटाबॉलिक वेस्ट, या तो बोल सकते हो आप क्या, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। क्या क्या होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में, यूरिया, यूरिक एसिड, क्या यूरिया, यूरिक एसिड, CO2, ठीक है, ये सब क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। और भी होते हैं जैसे एक्सेस सॉल्ट्स एंड वाटर, ठीक है, ये भी क्या कंसीडर किया जाता है, इसको हम एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कंसीडर करते हैं। तो क्या सॉल्ट्स, जो हमारी स्किन से भी सॉल्ट्स रिमूव आउट होते हैं, स्किन से भी वाटर रिमूव आउट होता है, तो इन सबको क्या कंसीडर किया जाता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। देखो इसमें मेनली आपको यहाँ पे क्या समझना था, ये एक्सक्रीटरी एक्सक्रीशन का डेफिनेशन और ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या मेटाबॉलिक वेस्ट। ये मेटाबॉलिक वेस्ट मैंने जस्ट आपको फील के लिए दिया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि आपकी बुक में है ही नहीं है, ठीक है। ठीक, यहाँ पे डेफिनेशन और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को आप ध्यान से पढ़ना, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन करो, देन इसके बाद हम पढ़ते हैं इजेशन और एक्सक्रीशन का डिफरेंस। चलिए अब देखते हैं एक्सक्रीशन और इजेशन में डिफरेंस, ठीक है। क्योंकि ये जो एक्सक्रीशन और इजेशन होता है ना, ये सिमिलरली साउंड करता है लेकिन डिफरेंस काफ़ी कुछ है, ऐसे नहीं है, ऐसा बहुत लोग क्या होता है वो एज अ इंटर रिलेट, मतलब दोनों को एक ही टर्म डिफाइन करने लगते हैं, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा, इंपॉर्टेंट है ये, मतलब एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एक्सक्रीशन और इजेशन। देखो एक्सक्रीशन क्या है, ये रिलेटेड किससे है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट। और इजेशन क्या है, ये किससे रिलेटेड है, रिमूवल ऑफ क्या लिखेंगे, अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। और ऐसा है जो ये एक्सक्रीशन होता है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन से मतलब रिलेटेड है, और ये क्या है इजेशन, ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है ना। तो लिखेंगे एसोसिएट विथ किससे है, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक, मतलब ये क्या है, सेल के लेवल पे एक्टिविटी है। और ये क्या है, एसोसिएट विथ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक। और ये होता किसके थ्रू है, देखेंगे ये होता एक्सक्रीशन किसके थ्रू मेनली होता है, किडनी, स्किन, लंग्स, ठीक है। लेकिन ये किसके थ्रू मेनली होता है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू। जो इजेशन होता है ये किसके थ्रू होता है, मेनली आपके ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो लिखेंगे थ्रू किडनी और क्या, स्किन
एंड लंग्स। ठीक है, इनके थ्रू ये होता है। और ये किसके थ्रू होता है? मेनली थ्रू ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? यूरिया थ्रू यूरिया इन यूरिन लिख देते हैं, यूरिया इन यूरिन। ठीक, ये क्या है? एक्सक्रीशन है एक। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? फीसेस थ्रू एनस। ठीक है, अब देखो इस डिफरेंस से आप क्लियर हो गया होगा इजेशन और एक्सक्रीशन का क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करो। देन हम अब इसके बाद इसको नोट डाउन कर लो। चलिए इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रेटेजीज। अलग अलग जो मतलब जैसे सिंपलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलग स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हैं अपने एक्सक्रीशन के लिए, और जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वी ह्यूमंस, वो क्या करते हैं? एक मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम बना के रखते हैं अपने अंदर। ठीक है, लेकिन जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है वो सिंपली अपने डिफ्यूजन के प्रोसेस से अपने क्या करता है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव आउट कर लेता है। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे? स्ट्रेटेजीज ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। किस लिए? टू रिमूव excretory product, तो देखो इसमें दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो, एक जो सिंपलर ऑर्गेनिज्म होगा, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। क्या क्या पहला होगा? सिंपलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। और इसमें क्या होगा? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। देखो जो सिंपलर ऑर्गेनिज्म होता है ये क्या करता है? सिंपली डिफ्यूजन के प्रोसेस से अपना क्या करते हैं? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव आउट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसका सिंगल सेल होता है वो क्या करता है? डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होता है, इसलिए वो सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से क्या करते हैं? अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिमूव आउट कर लेते हैं। बट जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है? उसके लिए एक स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन चाहिए उसको रिमूव आउट करने के लिए अपना प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि जो इसके बहुत सारे सेल्स होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते इन्वायरमेंट में। ठीक है, जैसे हम ही मान लो ह्यूमंस में क्या है? हमारे स्किन से सेल मान लो इन्वायरमेंट में कांटेक्ट है, लेकिन जो हमारे अंदर के सेल है वो कहाँ कांटेक्ट में है? वो इन्वायरमेंट में कांटेक्ट में नहीं है ना। इसलिए हमें क्या चाहिए होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम या ऑर्गन चाहिए होता है फॉर द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो लिखेंगे रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंस थ्रू, किसके थ्रू? डिफ्यूजन। अकर थ्रू लिख देंगे, अकर थ्रू डिफ्यूजन। ठीक है, अब ये डिफ्यूजन से हो क्यों रहा है? बिकॉज सेल्स आर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विथ, किसके कांटेक्ट में होगा? विथ इन्वायरमेंट। समझ आया? ये डिफ्यूजन याद रखिएगा, मतलब सिंपलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें डिफ्यूजन से हो जाता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म क्या होगा? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स अकर्स, किसके थ्रू? ऑकर्स थ्रू स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ऐसा क्यों हो रहा है? लिखेंगे बिकॉज, क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज एवरी सेल्स, जो सारी सेल्स हैं, आर नॉट डायरेक्टली contact
विथ इन्वायरमेंट, ठीक है। इसी वजह से क्या है, इसमें स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है, ये याद रखिएगा। मतलब इसमें क्या है, सिंपल डिफ्यूजन, उसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक। इसको आप नोट डाउन करो। इसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। चलिए, होगा नोट डाउन। चलिए अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। अगर आपको नोट्स सोर्स चाहिए होगा तो आप नोट्स के लिए मेरे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे प्रॉपरली मैंने हैंड रिटन नोट्स अपलोड कर रखा है, मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। तो देखो क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक। अभी देखो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंटेन्स, क्या कंटेन करता है, पहला देखो ये है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अभी हम इस डायग्राम को भी प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे। पहले देखो क्या कंटेन है, किडनी। तो आपके बुक में लिखा है पेयर ऑफ किडनी, तो आप भी यही लिखना, पेयर ऑफ किडनी। पेयर मतलब क्या होता है, 2, ठीक है। तो 2 किडनी है ना, एक यहाँ एक वहाँ, एक राइट एक लेफ्ट। फिर क्या है, पेयर ऑफ यूरेटर, पेयर ऑफ यूरेटर्स कहाँ है, ये देखो, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल नहीं रहा है, इसको बोलते हैं यूरेटर। देन उसके बाद थर्ड क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। देन फोर्थ क्या है, यूरेथ्रा, ठीक। ये हो गया आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के सारे पार्ट्स। देखो अब हम एक एक ऑर्गन को देख लेते हैं, उनका फंक्शन देख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे ऑर्गन और यहाँ लिखेंगे फंक्शन, ठीक है। तो जैसे मान लो पहला ऑर्गन लिख लेते हैं किडनी। किडनी क्या फंक्शन करती है, जो मतलब ब्लड आ रहा है उसको फिल्टर करती है, यूरिन फॉर्मेशन करती है। लिखेंगे फिल्टर्स ब्लड एंड formation of urine takes place। ये क्या हो गया, यूरिन का फंक्शन, सॉरी किडनी का, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन, अभी डिटेल में पढ़ेंगे, नेफ्रॉन भी पढ़ेंगे उसके अंदर, ठीक। देन सेकंड क्या है, यूरेटर। यूरेटर क्या करता है, ये क्या कर रहा है, ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है यूरिन, कहाँ से कहाँ तक, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक। ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम, कहाँ से, किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, देन इसके बाद क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन क्या है, री ब्लैडर, इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, टेम्परेरी पीरियड के लिए क्या करता है, यूरिन को स्टोर करके रखता है। स्टोर यूरिन फॉर टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम, ठीक। देन यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या करता है, ये क्या करता है, यूरिन को क्या करता है, बॉडी से रिमूव आउट करता है। लिखेंगे कैरी यूरिन फ्रॉम, लिखेंगे कैरी यूरिन आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये हो गया क्या, एक तरीके से कह सकते हो, ये हमने कंपोनेंट देख लिए और ये ऑर्गन देख लिए, ये फंक्शन देख लिया, ठीक। अब ये डायग्राम देख लेते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखो क्या हुआ, देखो ये जो एओर्टा है, एओर्टा क्या करता था, अगर आपने हार्ट पढ़ा होगा मेरे से, उसमें क्या था, एओर्टा क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है,
ठीक है, हार्ट से डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है ब्लड। तो फिर क्या होता है देखो, फिर आर्टरी से ब्रांचिंग होती है। किसकी ब्रांचिंग? जो इस आर्टरी से ब्रांच निकलती है उसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। ठीक, मतलब आर्टरी एक तरीके से समझो। लेफ्ट क्यों लिखा है? लेफ्ट साइड है। और रीनल, रीनल अगर कुछ भी चीज किडनी से रिलेटेड होती है तो हम इसको बोलते हैं रीनल, तो इसीलिए लिखा गया नाम लेफ्ट रीनल आर्टरी। ठीक है, जैसे लंग्स में क्या लिखते हैं? लंग्स के लिए पल्मोनरी, उसे रीनल किडनी के लिए लिखते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, आर्टरी से ब्लड आया, वो उसका ब्रांचेस निकला, क्या ब्रांच बना? लेफ्ट आर्टरी, लेफ्ट रीनल आर्टरी। ये क्या करेगा? किडनी के अंदर जाएगा। ठीक, फिर किडनी से अंदर से ब्रांच निकलेगा, कौन सा ब्रांच? लेफ्ट रीनल वेन। ठीक, तो ये रीनल वेन क्या करता है? जो ब्रांच यहां से निकल रहा है उसको बोलते हैं लेफ्ट रीनल वेन। ठीक, तो देखो यहां रीनल वेन और आर्टरी वेन क्यों लिखा? आर्टरी क्यों लिखा, सॉरी, तो क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये ऑक्सीजन को ले आ रही है ना। फिर यहां से क्या हुआ? किडनी के बाद से अब ब्लड वापस जाने लग रहा है, इसीलिए ये रीनल वेन हो गया। मैंने अगर आर्टरी वेन का जो कॉन्सेप्ट समझाया था, मतलब ये टूवर्ड्स ले आ रहा है, ये क्या कर रहा है? अवे। ठीक है, इसीलिए। ठीक, फिर ये क्या है? लेफ्ट रीनल वेन क्या करती है? ये क्या करती है? कई सारे लेफ्ट रीनल वेन कलेक्ट होके क्या बना लेगी? वेना कावा। क्या बना लेगी? वेना कावा। तो फिर ये वेना कावा क्या करती? कंप्लीटली आपके हार्ट में ले जाएगी ब्लड को। ठीक, समझे? ऑर्टा क्या है? ले आने वाली, और वेना कावा क्या है? ले जाने वाली, मतलब हार्ट तक ब्लड को। ठीक, फिर उसके बाद आपने, उसके बाद तो ये फंक्शन हमने देख ही लिया ऑर्गन सारे को, जैसे किडनी का देख लिया, यूरेटर का देखा, और क्या? यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। ठीक, कंप्लीट हो गया डायग्राम। ये हो गया कंप्लीट आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसको नोट डाउन करो, इसके बाद हम पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन। चलिए अब देखते हैं यूरिन फॉर्मेशन। जो यूरिन फॉर्मेशन होता है वो एक्चुअली में होता कहाँ पे है? आपके नेफ्रॉन में। क्या? नेफ्रॉन में। जो नेफ्रॉन होता है वो क्या होता है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है। किसका? किडनी का। ठीक है, जो हमारी किडनी होती है, अगर इसको आप डाइसेक्ट करते हो, अगर कट करते हो, तो इसके अंदर क्या होता है? एक्चुअल में बहुत सारे, मतलब मिलियंस में, लाखों में नेफ्रॉन्स होते हैं एक किडनी के अंदर। ठीक है, तो ये नेफ्रॉन के अंदर एक्चुअल में क्या होता है? यूरिन फॉर्मेशन। तो हम पढ़ेंगे कैसे यूरिन फॉर्मेशन को। पहले हम नेफ्रॉन को पढ़ेंगे डिटेल में थोड़ा सा। ठीक है, फिर उसके बाद जो यूरिन फॉर्मेशन होता है उसके 3 मेन स्टेप होते हैं, उसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन, देखो जो यूरिन फॉर्मेशन है ये कहाँ पे होता है? यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन नेफ्रॉन। ठीक है, कहाँ पे होता है? नेफ्रॉन के अंदर। अगर यूरिन फॉर्मेशन एग्जाम में भी आए तो आप भी ऐसे जस्ट एक्सप्लेन करना। ठीक है, पहले थोड़ा सा नेफ्रॉन को, देन उसके बाद तीनों स्टेप मेनली जो होते हैं यूरिन फॉर्मेशन को, इसको एक्सप्लेन करना। ठीक, तो हम नेफ्रॉन को पढ़ लेते हैं। अब नेफ्रॉन होता क्या है देखो। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक, इज नोन एज नेफ्रॉन। बस एक लाइन ये लिख दो, डेफिनेशन कंप्लीट है नेफ्रॉन की। ठीक, तो लिखेंगे नेफ्रॉन इज द structural and functional unit of kidney. ठीक है, is known as nephron. या तो और एक्सप्लेन कर लो। यूनिट ऑफ किडनी, अगर देखो डायरेक्ट आप खाली एक लाइन में अगर नेफ्रॉन पूछ रहा है तो डायरेक्ट यही लिख देना, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नोन एज नेफ्रॉन। ठीक है, और हम इसमें एक्स्ट्रा लिख देते हैं वेयर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है। और क्या होता है? जो ये इसका नंबर हम डिनोट कर देते हैं, स्टॉप लगा लो, द नंबर ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी इज अराउंड मिलियंस। ठीक है, मिलियंस के अराउंड इसमें होता है।
और ये होता कैसे है, ये बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में इसके अंदर किडनी क्या होता है, विच आर कॉम्पैक्टली पैक्ड ठीक। ये क्या हो गया मेनली आपका नेफ्रॉन के बारे में, ठीक है। आप जस्ट इतना ही एक्सप्लेन कर दोगे, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी, बस, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया एक्स्ट्रा, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं मेनली यूरिन फॉर्मेशन। क्या देखेंगे, यूरिन फॉर्मेशन। तो लिखेंगे दीज आर द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। क्या क्या स्टेप है, 3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। और सेकंड स्टेप क्या, अभी मैं सारे स्टेप को पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा, देन उसके बाद हम इस सारे स्टेप को प्रॉपर्ली नोट डाउन भी करेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होता है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। देन थर्ड स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फाइनल यूरिन, ठीक है। ये मेनली 3 स्टेप होगा किसका, यूरिन फॉर्मेशन का, इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो देखिए अब एक्सप्लेन करते हैं ये तीनों स्टेप को डिटेल में, ठीक है। पहले मैं सारे तीनों स्टेप को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे स्टेप को राइट डाउन करेंगे। देखो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में होता क्या है एक्चुअल में, देखो इसमें क्या होता है, ये जो रीनल आर्टरी ये क्या करती है, बहुत हाई ब्लड प्रेशर के साथ क्या करती है, ब्लड को लेके आती है। कहाँ लेके आती है, ग्लोमेरुलस में। कहाँ लेके आते हैं, ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस है क्या, ये बहुत सारी नेटवर्क एक गुच्छा बना के क्या होता है, कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये बहुत तेजी के साथ प्रेशर के साथ ब्लड आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स और क्या होता है, कुछ वाटर क्या होता है, यहाँ से रिमूव आउट हो जाता है। वो पहुंच जाता है कहाँ पे, बोमेन्स कैप्सूल में। कहाँ पहुंच जाता है, बोमेन्स कैप्सूल में। तो जो बोमेन्स कैप्सूल में फ्लूइड पहुंचता है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। ये नाम याद रखिएगा, फिल्ट्रेट या इनिशियल फिल्ट्रेट भी उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्या हुआ, देखो यहां से बहुत तेजी के साथ ब्लड आया, कहाँ आया, ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस क्या है, एक कैपिलरीज का नेटवर्क है, ठीक है। तो इसकी वजह, यहाँ पे प्रेशर की वजह से आने से क्या होता है, यहाँ से कुछ क्या होता है, मॉलिक्यूल्स रिलीज आउट हो जाता है, ठीक, मॉलिक्यूल्स और वाटर। तो वो जो मॉलिक्यूल्स और वाटर क्या फ्लूइड बनाता है उसको बोलते हैं इनिशियल फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं, इनिशियल फिल्ट्रेट। अब इनिशियल फिल्ट्रेट मान लो यहाँ पे आ गया, ठीक है, इसमें है अब, ठीक। तो इनिशियल फिल्ट्रेट में देखेंगे क्या क्या कंपोनेंट है, क्या क्या है, ये अभी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ही चल रहा है, ठीक है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इसमें मतलब आप देखोगे जो फिल्ट्रेट बना है, इनिशियल फिल्ट्रेट या फिल्ट्रेट, तो इनिशियल फिल्ट्रेट होता है, उसको कंपोनेंट क्या क्या है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड सॉल्ट्स, और वाटर होता है, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, ठीक है। ये 5 कंपोनेंट होते हैं। ये कंपोनेंट आप याद रखना, ठीक है, आपको मेंशन करना पड़ेगा जब आप राइट डाउन करोगे इसको, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक। तो क्या हुआ, इनिशियल फिल्ट्रेट को चेक किया गया, वहाँ तो ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स ये सब भी चले गए। तो क्या अब जो ये ब्लड वेसल्स निकलेगी यहाँ से निकल रही है ये आर्टरी, उसको लगेगा मैंने तो सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को भी छोड़ दिया। तो क्या करेगी, देखो यहाँ से तुरंत जाएगी, ये नेटवर्क बनाएगी किसके साथ, ये जो ट्यूबुलर पार्ट होता है नेफ्रॉन के साथ, इसके साथ क्या करेगी, नेटवर्क बनाएगी, ठीक है। यहां तक देखो, ये जहां तक इनिशियल फिल्ट्रेट को हमने देख लिया, ये कंपोनेंट यहां तक क्या एक्सप्लेन किया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। फिर क्या हुआ, देखो अब ये जो ये आर्टरीज निकल रही है, इसको लगेगा मैंने क्या किया, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट अपना भी छोड़ दिया है, तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, इतने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट छोड़ दिया। तो क्या करेगी, तुरंत जाएगी, ये क्या करेगी, अब इसके साथ नेटवर्क बनाए, किसके साथ, ये जो ट्यूबुलर पार्ट होता है नेफ्रॉन का, इसके साथ। क्यों बना रही है, क्योंकि यहाँ पे अब ये सेकंड स्टेप होगा, क्या होगा, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। क्या होगा, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। उसमें क्या होता है, ये उसमें जो ये 3 कंपोनेंट को एब्जॉर्ब करती, ये जो आर्टरीज यहाँ से गई है नेटवर्क बनाने, ये क्या करेगी, 3 कंपोनेंट को एब्जॉर्ब, कौन कौन सा, ग्लूकोज, एमिनो एसिड और सॉल्ट, ठीक। ये क्या करेगी, यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेगी,
ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद देखो ये निकल के फिर ये ब्रांच ऑफ रीनल वेन के कैपिलरीज के थ्रू जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लेके निकल जाएगी किडनी से। ठीक। और अब देखो, अब जो ये बचा हुआ पार्ट है, अब हम आ गए फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के। तो पहला क्या हुआ, पहले यहाँ पे क्या हुआ, इनिशियल फिल्ट्रेशन हुआ, एक तरीके से कह सकते हो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। देन उसके बाद आपका क्या हुआ, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब जो बचा हुआ कंपोनेंट यहाँ से, अब देखो यहाँ पे जो बचा हुआ यहाँ पहुंचा ना आप, समझे। तो यहाँ जो बचा हुआ कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं यूरिन। वो आपका इसमें आता है फॉर्मेशन ऑफ फाइनल यूरिन में। तो क्या हुआ, जो अब बचा हुआ कंपोनेंट उसमें क्या होगा, मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट होगा और जो एक्सेसिव वाटर होता है वो होता है। तो उसको क्या करते हैं, उसको ले जाके कलेक्टिव डक्ट में स्टोर कर देते हैं। ठीक। तो अब ये क्या होता है, ये जो एक कलेक्टिंग डक्ट होता है ना, कई सारे नेफ्रॉन का पार्ट होता है, मतलब कई सारे नेफ्रॉन जो है इसमें अपना कलेक्टिंग स्टोर करते हैं। ठीक। फिर ये कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है, कॉमनली जाके ओपन होता है कहाँ पे, यूरेटर में। कहाँ, यूरेटर, ये यूरेटर में इसमें। ठीक है, यहाँ से मतलब कई सारे ये जो डक्ट हो, मतलब ये देखो ऐसे इधर से क्या हुआ, इधर से एक नेफ्रॉन, इधर से भी कई सारे नेफ्रॉन आके जुड़े होते हैं एक ही कलेक्टिंग डक्ट में, समझे। फिर ये कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगा, यूरेटर में जुड़ जाएगा। फिर यूरेटर के थ्रू, फिर जैसे सिंपल मैंने पहले बताया था, यूरेटर के थ्रू क्या होगा, यूरिनरी ब्लड में यूरिन आ जाएगा, फिर यूरेटर के थ्रू हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक। तो ये हो गया कलेक्टिव आपका यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करो, देन हम हर एक स्टेप को डिटेल में राइट डाउन करेंगे। चलिए हो गया नोट डाउन। चलिए, अगर आपको थोड़ा बहुत भी अभी डाउट होगा, अभी जब मैं नोट डाउन कर दूंगा ना सारा क्लियर हो जाएगा। वो थोड़ा बहुत हो सकता है डाउट, मुझे लग रहा है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ आया तो आप थोड़ा प्रीवियस मतलब पीछे कर लेना वीडियो को देखते हो। ठीक है, देखो पहला क्या था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसमें क्या हुआ है, ये जो ब्लड वेसल्स है ये क्या कर रही है, कैरी, तो वही लिखेंगे, ए ब्लड वेसल कैरीज ब्लड, कहाँ ले जा रही है, ब्लड इनटू ग्लोमेरुलस। ठीक है, यहाँ पे ब्लड आ गया है। अब ये ग्लोमेरुलस है क्या, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, विच इज नेटवर्क ऑफ, क्या है, नेटवर्क किस चीज का, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, अब देखो अब क्या हुआ, अब ये जो द ब्लड इनसाइड, जो ब्लड होगा इनसाइड किसके, ग्लोमेरुलस के, इज सब्जेक्टेड टू प्रेशर। ठीक है, वो प्रेशर के साथ होगा, इसकी वजह से क्या होगा, सो स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड वाटर आर रिलीज्ड इनटू, कहाँ रिलीज होगा, इनटू वुमेन्स कैप्सूल। ठीक है, समझ रहे हो ना, वुमेन्स कैप्सूल के अंदर क्या हुआ, रिलीज हो गया। अब देखो जो वुमेन्स कैप्सूल के अंदर फ्लूइड रिलीज हुआ उसको बोलेंगे, नाउ द फ्लूइड कॉल्ड फिल्ट्रेट। जो यहाँ पे फिल्ट्रेट, ये फ्लूइड रिलीज हुआ इसको क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट, या इनिशियल फिल्ट्रेट भी इसी को बोलते हैं, इनिशियल फिल्ट्रेट। ठीक है, अब देखो ये जो इनिशियल फिल्ट्रेट का कंपोनेंट है इसको आपको याद रखना है, इनिशियल लिखेंगे, वो कंपोनेंट लिखना इंपॉर्टेंट। इनिशियल फिल्ट्रेट कंटेन, क्या करेगा, ये कंटेन करता है यूजफुल एंड वेस्ट सब्सटेंसेस। उसमें क्या क्या आता है अब देखना, वो देखो सब्सटेंसेस क्या क्या है। पहला एक तरीके से ग्लूकोज, सेकंड
एमिनो एसिड, थर्ड क्या है सॉल्ट्स, फोर्थ क्या है नाइट्रोजनस वेस्ट, और लास्ट में वाटर भी रहता है। ठीक है, ये हो गया आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, क्या हुआ देखो, एक लिखा है कि ब्लड क्या है, एक तरीके से हाईली प्रेशर के साथ ब्लड वेसल्स कैरीज अ ब्लड इनटू ग्लोमेरुलस, लेके आया, फिर ग्लोमेरुलस का एक्सप्लेन किया क्या है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, फिर क्या लिखा द ब्लड इनसाइड ग्लोमेरुलस इज सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर, जो ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड आ रहा है वो क्या है एक तरीके से प्रेशर कंटेनिंग है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है स्मॉल मॉलिक्यूल्स और वाटर क्या हो गया रिलीज आउट होगा, कहाँ पे इनटू बोमेंस कैप्सूल। अब ये जो बोमेंस कैप्सूल में फ्लूइड रिलीज आउट हुआ उसको बोलेंगे हम फिल्ट्रेट या इनिशियल फिल्ट्रेट। फिर क्या है इनिशियल फिल्ट्रेट जो होता है वो क्या करता है यूजफुल सब्सटेंस भी कंटेन कर रहा है और वेस्ट सब्सटेंसेस भी, क्या क्या है उसमें ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स, इसको गैस से याद कर सकते हो GAS। ठीक है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, और नाइट्रोजनस वेस्ट और वाटर। अब देखो, अब मैंने वही इसके बाद बताया था कि अब जो यहाँ से ये मतलब आर्टरी निकल रही है इसको लगेगा कि मैंने तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भी छोड़ दिया, तो ये अब जाके क्या करेगी यहाँ से जो ये ट्यूबुलर पार्ट नेफ्रॉन होगा यहाँ से क्या करेगी सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करेगी। तो वही हम सेकंड स्टेप पढ़ेंगे, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये सेलेक्टिव कंपोनेंट को एब्जॉर्ब करती है, सारा नहीं एब्जॉर्ब करेगी, जो सेलेक्टेड कंपोनेंट होते हैं उन्हीं को एब्जॉर्ब करती है, वो भी क्या है यही गैस ग्लूकोज, एमिनो एसिड और सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, चलिए इसको लिखेंगे हम, द फिल्ट्रेट मूव्स, कहाँ मूव कर रहा है ये जो फिल्ट्रेट है, कहाँ मूव कर रहा है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, लिखेंगे द फिल्ट्रेट मूव्स फ्रॉम, कहाँ से बोमेंस कैप्सूल इनटू कहाँ ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, अब देखो इन ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में क्या होगा सेलेक्टिव इन ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन selected reabsorption, selected components को एब्जॉर्ब किया जाएगा एंड टेकन बैक इनटू ब्लड, और उसको कहाँ ले लिया जाएगा ब्लड में, टेकन बैक इनटू ब्लड। अब ये कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, लिखेंगे कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट्स रीअब्जॉर्ब हुआ उसका लिख रहा हूँ, तो कंपोनेंट्स आर क्या क्या होंगे यही गैस, क्या हो गया ग्लूकोज, सेकंड एमिनो एसिड, और थर्ड क्या होगा सॉल्ट्स। ठीक है, समझ आया। देखो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन यही मेन फंक्शन है, मतलब किसका यूरिन फॉर्मेशन के। ठीक है, देखो एक्चुअल में अभी जब आपकी बुक भी ये लिखती है कि इनिशियल फिल्ट्रेट आपके ब्लड में कितना इंटर करता है, मतलब नेफ्रॉन में, सॉरी ब्लड मैंने बोल दिया, नेफ्रॉन में कितना इंटर करता है 180 लीटर, कितना 180 लीटर यहाँ पे क्या करता है इनिशियल फिल्ट्रेट आ रहा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में आपके जब यहाँ यूरिन देखोगे तो कितना एक दिन में कितना एडल्ट के अंदर कितना बन जाता है 1 या 2 लीटर। एक्चुअल में सोचो यहाँ पे 180 लीटर फ्लूइड मतलब इनिशियल फिल्ट्रेट आ रहा है, लेकिन इतना इफेक्टिव में एब्जॉर्प्शन, यहाँ इफेक्टिव वे से एब्जॉर्प्शन होता है कि यहाँ पे यूरिन बस 1 या 2 लीटर बन रहा है, समझ रहे हो, अप्रॉक्सीमेटली 1.5% खाली। ठीक है, यहाँ पे 180 लीटर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में जब यूरिन बन रहा है वो 1 या 2 लीटर सारा मैक्सिमम यहाँ से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, चलो इसके वो समझे नहीं कॉन्सेप्ट, मतलब 180 लीटर यहाँ जो इनिशियल फिल्ट्रेट आपके बुक में लिखा है वो येलो बॉक्स में, इनिशियल फिल्ट्रेट यहाँ पे मान लो 180 लीटर निकल रहा है, लेकिन जो ये इतना इफेक्टिव में एब्जॉर्प्शन हो रहा है कि एक्चुअल में जब यूरिन जो डिस्चार्ज कर रहा है एडल्ट उसके अंदर वो 1 या 2 ही लीटर करता है, समझ रहे हो।
कितना हमारा ये इफेक्टिव वे में फंक्शन हो रहा है, ये तुम सोचो। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करो, इसके बाद हम पढ़ेंगे फाइनल फॉर्मेशन ऑफ अ यूरिन। ठीक है, थर्ड स्टेप जो है, चलो हो गया। चलो थर्ड स्टेप क्या है? फाइनल फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, थर्ड स्टेप लिखेंगे फाइनल फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो इसमें हुआ क्या? तो इसमें लिखेंगे, लिख ही लो, आफ्टर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये जी मैंने करेक्ट, आप पूरा लिखना, फिल्ट्रेशन एंड सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन के बाद क्या हुआ? द लेफ्ट फ्लूइड इज नोन एज, क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे यूरिन। ठीक है, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के बाद जो फ्लूइड बच गया है वो फ्लूइड अब यहीं पे बचा ना, यहाँ पे, यहाँ तक तो रीअब्जॉर्प्शन एक तरीके से सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ पे जो इसके अंदर यहाँ फ्लूइड होगा उसको बोलते हैं यूरिन। तो ये क्या होगा? यूरिन। अब देखो, अब ये यूरिन क्या, इट कंटेन्स, जो यूरिन होता है ये यूरिन ही लिख लो यहाँ पे, कंटेन्स, कॉमा लगा के ले लो, कंटेन्स मतलब क्या, किसको कह रहा हूँ? यूरिन्स। यूरिन्स कंटेन्स, क्या क्या कंटेन करेगा? नाइट्रोजनस वेस्ट एंड वाटर। ठीक है, और सारा कुछ एब्जॉर्ब हो चुका है, जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सॉल्ट सारा एब्जॉर्ब हो जाता है, खाली इसमें क्या यूरिन में बनता है? नाइट्रोजनस वेस्ट और वाटर। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब देखो ये फ्लूइड क्या होगा? ये यूरिन यहाँ क्या करेगा? कलेक्ट कर दिया जाएगा। कहाँ पे? कलेक्टिंग डक्ट पे। नाउ लिखेंगे, नाउ यूरिन गेट्स कलेक्टेड, कहाँ कलेक्ट होगा? कलेक्टेड इनटू कलेक्टिंग डक्ट। इसके बाद क्या हुआ? देन अब देखो कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो गया। अब क्या होगा? कई सारे मतलब कलेक्टिंग डक्ट जो क्या है, बहुत सारे नेफ्रॉन से कनेक्ट है ना, तो ये क्या करेगी? कलेक्टिवली क्या करेगी? मतलब देखो, एक नेफ्रॉन थोड़ी ना यहाँ यूरेटर में कनेक्ट होता है, बहुत सारे ये क्या करता है? कलेक्टिंग डक्ट कनेक्ट होके कहाँ पे अपना डिस्चार्ज कर देता है? यूरेटर में। तो लिखेंगे देन कलेक्टिवली कलेक्टिंग डक्ट डिस्चार्ज, कलेक्टिंग डक्ट ट्रांसफर लिख लो, ज़्यादा बेटर लगेगा, ट्रांसफर इट्स फ्लूइड, कहाँ ट्रांसफर कर रहा है? इनटू यूरेटर। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? यूरेटर में ट्रांसफर कर दिया, फिर यूरेटर से क्या होगा? अब कहाँ जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा? जब तक ये मतलब फिल नहीं होता, उसके जब ये फिल हो जाता है तो क्या होगा? आपको मतलब ब्रेन में क्या होता है? इसके जो मसल्स होते हैं यहाँ सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, वो क्या करती हैं? आपके मसल्स को, आपके ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि ये आपका यूरिनरी ब्लैडर फुल हो चुका है, जिसके वजह से क्या होता है? आपका ब्रेन आपको सिग्नल देता है कि आप यूरिनेशन का आपको फीलिंग आने लगती है, जिसकी वजह से क्या करते हैं? हम यूरिनेशन करते हैं, किसके थ्रू? यूरेथ्रा के थ्रू। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका का यूरिन फॉर्मेशन, और एक तरीके से कह सकते हो यूरिन का ट्रांसफर भी मैंने समझा दिया कि कैसे होता है ट्रांसफर। ठीक है, चलो इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल किडनी। चलिए अब हम पढ़ते हैं आर्टिफिशियल किडनी या हेमोडायलिसिस। तो देखो, जो आर्टिफिशियल किडनी है इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब हमारी किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती या किडनी फेल्योर का कंडीशन आ जाती है, तब जाके हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? आर्टिफिशियल किडनी की। तो देखो, आर्टिफिशियल किडनी मतलब क्या होता है? जो ये किडनी है इसके अंदर क्या होता है एक्चुअल में? क्या होता है? ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं या तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, या तो ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते। इस कंडीशन में हम क्या कर देते हैं? उसको किडनी फेल्योर। और देखो उसमें होता क्या है, कैसे पता का चलता है? जो यूरिक एसिड आपका ब्लड टेस्ट कराओगे तो उसमें क्या होता है? यूरिक एसिड हाई आता है। ठीक है,
ये केस मैंने देख रखा है इसलिए मुझे पता है, ठीक है। मेरे घर में होता था हेमोडायलिसिस, ठीक है, इसलिए मुझे पता है क्या होता है। यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हाई आता है ब्लड में, तो उसकी वजह से क्या करना पड़ता है हमें, हेमोडायलिसिस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्या मैंने बताया, ये नेफ्रॉन की काउंट नंबर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारी किडनी एकदम फंक्शन नहीं करती, करती है, लेकिन इफेक्टिव वे में नहीं कर पाती। जितना यूरिक एसिड कम होना चाहिए उतना ब्लड में नहीं होता। और क्या होता है, आपको ईचिंग होने लगेगी पूरी स्किन में, या यूरिक एसिड आपके ब्लड में बढ़ेगा तो क्या होता है, उसकी वजह से ईचिंग भी और भी प्रॉब्लम्स होने लगती है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है आर्टिफिशियल हेमोडायलिसिस में, इट रिक्वायर्स, मतलब आर्टिफिशियल हेमोडायलिसिस इट रिक्वायर्स in case of कब, in case of kidney failure, ठीक। अब ये आर्टिफिशियल किडनी है या हेमोडायलिसिस है तो कैसे डिफाइन कर लो, लिखना, एन आर्टिफिशियल किडनी इज एन डिवाइस, एक डिवाइस है which is used इसलिए ये होता था, which is used to remove nitrogenous waste from blood, किसके थ्रू, थ्रू डायलिसिस, ठीक है। क्या है, आर्टिफिशियल किडनी एक डिवाइस है, क्या यूज होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव आउट करने के लिए, कहाँ से, ब्लड से, थ्रू अ डायलिसिस। अब ये डायलिसिस में होता क्या है ये देख लेते हैं। देखो डायलिसिस में क्या होता है, ये इधर के थ्रू हम क्या करते हैं, ये बुक में भी आपके क्या होता है, इधर से हम क्या करते हैं, ब्लड, ये पेशेंट का ब्लड इधर से आ रहा है, ठीक है, आता है। फिर ये क्या होता है, कई सारे ऐसे ट्यूब्स होते हैं, ठीक है। ये ट्यूब क्या करती है, ये सेमी परमेबल लाइनिंग होती है, ठीक है। सेमी परमेबल मतलब ये क्या कर देगी, जो हर चीज को परमिट नहीं करेगी, कुछ ही चीजों को परमिट करती है। तो क्या होता है, और ये जो डायलिसिंग फ्लूइड होता है, ये क्या होता है, जो डायलिसिंग फ्लूइड, ये पूरा फ्लूइड इसमें भरा होता है। जो ये फ्लूइड होता है, इसमें जितने भी कंपोनेंट होते हैं एग्जैक्ट आपके जैसे होते हैं जैसे आपके ब्लड में होते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट मतलब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो आपके ब्लड के सेम होता है, एक्सेप्ट द जो आपका नाइट्रोजनस वेस्ट होगा। नाइट्रोजनस वेस्ट इसमें क्या होगा, यूरिया या यूरिक एसिड, ठीक है। उसका जो ये डायलिसिंग फ्लूइड होगा उसके जैसा नहीं होगा, लेकिन और जो सारे आपके ब्लड में ग्लूकोज, एमिनो एसिड, इसके कंपोजिशन में सारा जो इसके अंदर फ्लूइड होगा और डायलिसिंग फ्लूइड होगा उसका कंपोजिशन सेम होगा। उसकी वजह से क्या होगा, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा तो क्या होगा, यहाँ से वो एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, ठीक है। तो एक्सक्रीट आउट क्या होगा, जस्ट आपका नाइट्रोजनस वेस्ट, दैट इज यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो क्या होगा इसके अंदर, मतलब डायलिसिंग फ्लूइड में क्या होगा, वो वेस्ट कलेक्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन। ये क्या है, डायलिसिंग सॉल्यूशन इसके अंदर क्या करता है, ट्यूब के अंदर मूव करता है, और फिर क्या होता है, जो ये डायलिसिंग फ्लूइड के जिसके अंदर सेपरेट हो जाता है जो नाइट्रोजनस वेस्ट को, वो क्या करता है, उसको हम एक अलग ट्यूब में कलेक्ट कर लेते हैं। ये वेस्ट वाला कलेक्ट हो रहा है और ये फ्रेशली इसके अंदर सपोर्ट, मतलब ट्रांसफर भी कर रहे हैं ना, ये एक तरीके से इधर से निकलता भी रहता है, ठीक है। चलो देखो इसमें क्या है, विथ यूरिया एंड एक्सेसिव सॉल्ट्स, जो सॉल्ट्स भी होगा वो भी थोड़ा बहुत एक से, मतलब मेनली देखो आपका, मतलब यहाँ से आपको क्या निकालना है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो आ रहा है आपके ब्लड में उसको प्योरीफाई करके फिर ये क्या होता है, ब्लड हम डायरेक्ट फिर पेशेंट के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। मतलब उसके अंदर जो ब्लड प्योर ये मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव आउट हो गया उसको अंदर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो इसके साथ ही ये खत्म होता है आपका आर्टिफिशियल किडनी। देन इसके बाद हम देखेंगे जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्लांट रिलीज आउट करता है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो और डायग्राम बना लेना। चलिए हो गया, चलिए देख लेते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, ठीक है। अगर आपने मेरा और सारे लेक्चर नहीं देखा तो आप देख सकते हो, ठीक है। ऐसे जैसे मैंने इसको एक्सप्लेन किया ऐसे सारे पार्ट इसको एक्सप्लेन किया है मैंने, ठीक है। तो देखो एक्सक्रीशन इन प्लांट, एक्सक्रीशन इन प्लांट, जो प्लांट्स होता है इसके एक्सक्रीशन एज सच इतना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म नहीं होता जैसे हमारे अंदर ह्यूमन के अंदर एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एज सच प्लांट के अंदर नहीं होता, ठीक है। तो आपको प्लांट्स के अंदर कुछ खाली इंपॉर्टेंट मतलब जो वेस्ट रिलीज आउट होते हैं और कुछ
थ्रू किसके थ्रू होते हैं वो पढ़ना है। पहला क्या है, ऑक्सीजन, बस नाम याद रखिएगा। ऑक्सीजन कब रिलीज आउट होता है, जब फोटोसिंथेसिस होते हैं उसके थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज आउट होता है। वो क्या होता है, प्लांट के लिए एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट होता है एक तरीके से, ठीक है। वो हमारे लिए यूजफुल होता है लेकिन प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। सेकंड क्या है, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन तो क्या होता है, जो ट्रांसपीरेशन के थ्रू क्या होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो प्लांट क्या करता है, रिलीज आउट करता है, ठीक है। वो भी क्या है, एक तरीके से एक्सक्रीशन का वे है। देन थर्ड हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स। क्या, वैक्यूल्स। अगर आपने प्लांट्स का और एनिमल्स का सेल देखा होगा तो प्लांट्स का अंदर बहुत बड़ा पार्ट होता है, 90% क्या होता है, वैक्यूल का स्ट्रक्चर को ऑक्यूपाई करता है सेल में। वो क्या होता है, स्टोरिंग यूनिट होता है, जो क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता है, ठीक है। देन फोर्थ आ गया लीफ। क्या, लीफ। जो ओल्ड लीफ होती है, प्लांट क्या करता है, जो पुरानी लीफ जो मतलब गिरने वाली होती है, जिसका सेनेसेंस होने वाला होता है, उसमें क्या करता है, प्लांट अपना वेस्ट प्रोडक्ट को इंजेक्ट कर देता है। इसी वजह से क्या होता है, लीफ येलो कलर भी हो जाती है, ठीक है। तो और फिफ्थ क्या है, गम्स एंड रेजिन। गम्स एंड रेजिन्स, ठीक है। जो बहुत मतलब बड़े प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, अपना एक्सक्रीशन थ्रू अ गम्स एंड रेजिन्स के फॉर्म में रिलीज आउट करते हैं। अगर आप बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं उनको देखिएगा, वहाँ पे जो उनकी ट्रंक होता है उसके अंदर क्या होता है, गम्स रिलीज आउट होता है, ठीक है। ठीक, देन 6 हो गया आपका रिलीजेस इनटू सॉइल। और जो प्लांट होता है वो क्या करता है, अपना वेस्ट प्रोडक्ट क्या करता है, सॉइल में रिलीज भी करता है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ खत्म होता है आपका लाइफ प्रोसेस का ये चैप्टर भी, ठीक है। अब हम एक पार्ट और एक्स्ट्रा रख लेंगे जिसके साथ एनसीईआरटी का इनसाइड क्वेश्चन जो छूटा हुआ है वो देख लेंगे, देन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन और पीवाईक्यूज भी थोड़ा बहुत देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ खत्म होता है हमारा ये चैप्टर। तब तक के लिए जय हिंद।